एक महिला डॉक्टर जब किसी शादी में, किसी पार्टी में, किसी सामाजिक कार्यक्रम में जब जाया करती थी तो उसे बार बार लोगों के ताने सुनने पड़ जाते थे। तो लोग बार बार जो महिलाएं हैं उससे पूछा करते थे कि तुम माँ कब बन रही हो, तुम मिठाई कब खिला रही हो, तुम खुशखबरी कब दोगी। उसके परिवार के लोग, उसके रिश्तेदार के लोग, आसपास के गांव के लोग, हर जगह उसे ताना सुनना पड़ता था। इस तानों को सुनते सुनते वो अब मेंटली रूप से टॉर्चर होने लग गई थी। उसकी इन बातों को उसके पति बिल्कुल भी केयर नहीं करा करते थे। उसके परिवार के लोग, उसके सास ससुर भी इस बात को बिल्कुल भी केयर नहीं करते थे। उस महिला के साथ में जो हो रहा था, जो उसके ऊपर बीत रहा था, उस डॉक्टराइन के ऊपर जो बीत रहा था, ये कोई सामान्य बात नहीं थी। ये उसे अंदर से झकझोर देती है। फिर वो कुछ ऐसा कदम उठाने पर मजबूर हो जाती है और उसके साथ साथ में जो उसका पति है, जब उसे जानकारी लगती है कि मेरी जो डॉक्टराइन पत्नी है वो कभी गर्भवती नहीं हो सकती है, फिर वो उसके साथ कुछ ऐसा कर देता है जिससे सुनने के बाद में आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक बच्चे की लालसा में कोई सास ससुर या उसका पति उसके साथ में ऐसा कैसे कर सकता है। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं सच्ची कहानी। ये कहानी है कर्नाटक प्रदेश की, जिला है बेलगावी और गांव का नाम है मालाबाड़ी। मालाबाड़ी गांव के अंदर 18 मई 2025 को रात्रि तकरीबन 10 बजे की बात है, जब एक मोटरसाइकिल से 3 लोग सवार होकर के गुजर रहे थे। तभी अचानक से बड़ी तेज़ी से चीख पुकार की आवाज़ सुनाई देने लगती है। इस चीख पुकार की आवाज़ को सुन करके आसपास के लोग दौड़े दौड़े वहाँ पहुँचते हैं। अंधेरा बहुत घना रहता है, कोई देख नहीं पाता है। लोग मोटरसाइकिल के पास पहुँच जाते हैं। मोटरसाइकिल पर देखते हैं कि 2 लोग सवार हैं। दोनों काफ़ी बुजुर्ग हैं, कोई तकरीबन उम्र 50-55 के करीब होगी। और जब देखते हैं कि एक साड़ी लपेटी हुई, उस टायर के जो पहिया रहता है उसमें एक साड़ी फंसी हुई है और उस साड़ी काफ़ी दूर तक लहरा रही है। लोग उसको वो देखने साड़ी की अंतिम छोर तक जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक महिला है जो घसीटती हुई करीब 100 मीटर के घसीटा हुआ उसका जो बदन है वो दिखाई देता है। अब वो ज़ोर ज़ोर से झटके ले रही होती है। अब उस महिला को तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया जाता है। एम्बुलेंस बुला करके उसे लेकर के जैसे स्थानीय चिकित्सालय में लेकर के जाते हैं, हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, पता चलता है कि इस महिला की मृत्यु हो गई है। पुलिस को सूचना किया जाता है। कंट्रोल रूम में जब सूचना जाती है, पुलिस आनन फानन में जब मौके पर पहुंचती है, पहुंचने के बाद में शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब पुलिस जो है उसे कुछ संदेह नज़र आ रहा होता है, तभी वो पुलिस उस दोनों बुजुर्ग दंपत्ति से पूछताछ करना शुरू करते हैं। पूछते हैं कि ये जो जिस महिला की मृत्यु हो गई है ये तुम्हारी क्या लगती है। अब ये दोनों पहले आनाकानी करते हैं, सीधा सीधा जवाब नहीं देते हैं, कुछ बातों में उलझते हुए दिखाई देते हैं। तो पुलिस वाले इनको गिरफ्तार करके बैठा लेते हैं और बैठाने के बाद में इंतज़ार हो रहा होता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आता है, पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखती है और इनको बताती कुछ नहीं है, इनसे पूछताछ करना शुरू करती है। इनसे पूछना शुरू करती है, तभी से इसकी जो बुजुर्ग महिला रहती है और जो बुजुर्ग पुरुष रहता है वो बताते हैं कि मेरा नाम कामना होंगाड़े है, और महिला बताती है मेरा नाम जयश्री होंगाड़े है। और ये जो महिला जिसकी मृत्यु हो गई है ये हमारी बहू है और पेशे से डॉक्टर है, इसका नाम रेणुका है। अब पुलिस उससे पूछताछ करना शुरू करती है कि आप सच सच बताओ कि आखिर तुमने इसे मारा क्यों। अब वो दोनों पहले जब मना करते हैं, जब अपनी बातों से इधर उधर की बातें करते हैं, पुलिस कहती है कि हमारे पास में पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, हमें सब पता चल चुका है कि तुमने इसके साथ में क्या किया है, बस हम तुमसे सुनना चाहते हैं कि तुमने आखिर किया तो किया क्यों। उसकी सास, जिसका नाम जयश्री है, वो बताना शुरू करती है। वो कहती है कि सर, मेरे बेटे की शादी रेणुका से 2020 में हुई थी, लेकिन 1.5 साल बीत चुके थे, लेकिन किसी भी प्रकार से कोई खुशखबरी नहीं मिल रही थी घर के अंदर। सभी लोग उत्सुक थे कि ये जानने के लिए कि बच्चा कब होगा, बेटा कब होगा, बेटी कब होगी। जो मेरी बहू है वो गर्भवती नहीं हो सकती थी, उसे लोगों के ताने सुनने पड़ते थे। बार बार लोग कहीं भी, जब किसी भी शादी फंक्शन, किसी भी कार्यक्रम में वो जाया करती थी तो लोग उसे ताना मारते थे। मेरे आस पड़ोस के लोग भी बार बार ताना मारते रहते थे। इससे वो आहत होकर के कई बार बेहोश भी हो जाती थी। हम उसका सहारा बनते थे, लेकिन मेरा बेटा जो संतोष है, जो बाहर किसी दूसरे प्रदेश में रह कर के नौकरी करता है, अब वो अपने घर नहीं आता था। उसे अपनी बहू से, जो उसकी पत्नी है, उससे अब प्रेम जो है कम होने लग गया था। वो सास बताती है
कि आपस में इन दोनों का लड़ाई झगड़ा भी होने लगा। संतोष और रेणुका, संतोष हमेशा अपनी पत्नी से नाराज़ रहा करता था, उसे बच्चे की लालसा थी। ऐसा नहीं था कि उस डॉक्टराइन को लालसा नहीं थी, वो डॉक्टराइन भी पूरा प्रयास करती थी रेणुका कि किसी तरीके से मैं भी गर्भवती हो जाऊं। अब वो कई सारी दवाइयों का भी सहारा लेती थी, इलाज भी अपना करवा रही थी और साथ साथ में झाड़ फूँक तांत्रिक का भी सहयोग ले रही थी। उसे जो भी जैसा भी सलाह दे देता वो उसे मान लेती थी। उसका पति संतोष एक दिन उसे बहुत ज़्यादा मारपीट कर लेता है, उसे भद्दी भद्दी गालियाँ देता है, दारू पी करके उसे मारता है। मार खाने के बाद में रेणुका अपने परिवार से शिकायत करती है। परिवार शिकायत के बाद में थाने पहुंच करके इस संतोष के खिलाफ़ में एफआईआर भी दर्ज करवाती है। दहेज उत्पीड़न का एफआईआर और मारपीट का एफआईआर, घरेलू प्रताड़ना का एफआईआर दर्ज करवाती है। लेकिन फिर इसकी मासूमियत इन लोगों के समझाने के बाद में, माफ़ी मांगने के बाद में रेणुका उसे अपने वापस ले लेती है। फिर भी वो कहती है कि मैं रहूँगी तो इसी घर में रहूँगी, क्योंकि मेरी शादी जब इसी घर में हुई है तो मेरी अर्थी भी इसी घर से उठेगी, मैं कहीं और नहीं जाऊँगी। यह कह करके वो डॉक्टराइन रेणुका वहाँ पर रहने लगी। समय बीतना जा रहा था, 2020 से 2024-25 आ जाता है, 3-4 साल बीत चुके हैं, लेकिन किसी प्रकार से कोई बच्चा नहीं होता है। तो उसका जो पति संतोष है, जब वो दूसरे प्रदेश में नौकरी कर रहा होता है, वो 1-1.5 साल पहले ही किसी दूसरी लड़की से शादी कर लेता है और हंसी खुशी से वहाँ पर रह रहा होता है। उससे उसको एक बच्चा भी हो जाता है। अब उसके माँ बाप को भी खुशी मिल रही थी कि अब एक बच्चे, मेरे बेटे ने दूसरी शादी कर ली है, लेकिन अब इस रेणुका, इस डॉक्टराइन का क्या करना है, ये तो घर छोड़ कर के जाने का नाम नहीं ले रही है। वो अपने बेटे संतोष से बात करती है और संतोष जो कि चोरी छुपके से उसने शादी की थी, रेणुका को इस बात की जानकारी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जो पाप है उसे कितने दिन तक छुपाया जा सकता है, रेणुका को इसकी जानकारी लग जाती है कि मेरे पति ने दूसरी शादी कर रखी है, उसको उससे बच्चा भी है। अब रेणुका पूरी तरीके से नाराज़ हो जाती है, अपने पति से फ़ोन पर बात करती है। इन दोनों के बीच में झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और धीरे धीरे रेणुका कहती है कि अब मुझे तुम्हारे ऊपर मुकदमा कर दूँगी, अब तुम्हें जेल जाना ही पड़ेगा। अब उसके माँ बाप जब डर जाते हैं, उनको लगता है जो कि जयश्री और उसके पिता जो कामना होंगड़े हैं, अभी सोचते हैं कि अगर मेरे बेटे को जेल हो जाएगी तो आखिर क्या होगा। इस तरीके से वो डर के अपने बेटे से बातचीत करके एक प्लान बनाते हैं और डॉक्टर रेणुका से कहते हैं कि तुम घबराओ नहीं, तुम डरो नहीं, हम तुम्हारे साथ में हैं। अगर मेरे बेटे ने ऐसा किया है तो हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम जैसा कहोगी हम वैसे ही करेंगे, बताओ क्या करना चाहती हो। और तुम बेफिक्र रहो, तुम्हें बच्चा होगा और हम माताजी का एक मंदिर है जहाँ पर सभी की कामनाएं पूरी होती हैं। अगर तुम वहाँ चलोगी तो मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि तुम्हारी भी मुराद पूरी होगी और तुम्हें भी बच्चा होगा। अब वो जब अपनी सास ससुर की चिकनी चपोटी बातों में आ करके रेणुका को लगता है कि अब एक सहारा मेरे सास ससुर ही हैं और इनकी बातों को मैं मान भी लेती हूँ। अब दोपहर के तकरीबन 2-2:30-3 बज रहे होते हैं, तभी ये लोग तैयार होकर के अपने घर से निकलते हैं एक ही मोटरसाइकिल से। उसका ससुर मोटरसाइकिल चला रहा होता है, सास बैठी रहती है, पीछे बहू बैठी रहती है। तीनों जाते हैं मंदिर पर, दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद में बहू कहती है कि पिताजी अब समय से घर चलना चाहिए, क्योंकि घर चल के खाना पीना भी बनाना है और हमने दर्शन भी कर लिया है, मन्नत मांग भी ली है। अब देखिए भगवान मेरी इच्छा कब पूरी करते हैं। ये कह करके वो तीनों वहाँ बैठे रहते हैं। तभी उसकी सास कहती है कि थोड़ा देर और रुक जाते हैं, बड़ी शांति मिल रही है, आज खाना हम किसी होटल पे खा लेंगे। इस तरीके से वो तीनों आपस में बातचीत करते हैं। उसकी बहू को लगता है कि देखियो मेरी सास ससुर मेरी कितनी देखभाल कर रहे हैं, मेरे बारे में इतना कुछ सोच रहे हैं, मैं इनकी बात मान लेती हूँ। लेकिन जब 9 बज रहा होता है तब उसकी सास कहती है कि अब हमें चलना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं। अब वो वहाँ से मोटरसाइकिल पर बैठते हैं और चलना शुरू करते हैं। कुछ दूर जब आते हैं मंदिर से घर की तरफ वो बढ़ रहे होते हैं, तभी एक अंधेरा सुनसान जगह रहता है। उसी जगह पर मोटरसाइकिल से वो अपने बहू को पीछे से धक्का दे देती है और धक्का देने के बाद में उसके साड़ी के पल्लू को अपनी मोटरसाइकिल से बांध देती है, जिससे वो काफ़ी दूर तक खींचता हुआ उसका ससुर मोटरसाइकिल से उसे ले जाता है। लेकिन फिर इसके सास और ससुर को लगता है कि इससे हम फंस जाएंगे। अब वो खुद ही अपने जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं, चीखने लग जाते हैं। आसपास के लोग उनकी बातों को सुन करके जैसे वहाँ पर पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद में वहाँ का मंजर देखते हैं, सभी लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। तुरंत एम्बुलेंस को सूचित कर दिया जाता है। एम्बुलेंस लाश को, बॉडी को लेकर के हॉस्पिटल पहुँचती है। पता चलता है वहाँ पर मृत्यु हो गई है। पुलिस मौके पर पहुँचती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आता है तो पता चलता है इस महिला की, इस डॉक्टराइन की, जिसकी उम्र तकरीबन 28 से 30 वर्ष है, इसका
गला घोट करके इसकी हत्या की गई है। सर पर किसी जोरदार पत्थर से वार किया गया है, जिसकी इसकी मृत्यु पहले से हो गई है। उसके बाद में इसे दूर तक घसीटा गया है। अब जैसे ही इस बात की जानकारी पुलिस अब उसके संतोष के माँ बाप यानी कि रेणुका के सास ससुर को देती है, अब सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती है। ये दोनों भी सने रह जाते हैं कि हमने इतना बड़ा पाप किया और हमें लगा था कि हम बच जाएंगे, लेकिन पुलिस का शिकंजा और किया हुआ पाप हमेशा खुल ही जाता है। पुलिस ने अब इनको गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया, इन्हें जेल भेज दिया और संतोष को भी गिरफ्तार कर लिया। और जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी तरीके से परिवार बर्बाद हो चुका है। रेणुका जो कि डॉक्टराइन थी, पढ़ी लिखी थी, शिक्षित थी, एजुकेटेड थी, परिवार भी इनका पढ़ा लिखा था, जिस घर में शादी हुई थी वो भी शिक्षित लोग थे, लेकिन शिक्षित लोगों के घर पे ये हाल है इस समाज के अंदर, जहाँ पर लोग समानता रूप से देखते हैं कि अगर किसी प्रकार की कोई कमी है तो उसे मिलजुल करके दूर करना चाहिए, ना कि इस प्रकार का प्लान करके, इस प्रकार से घृणित मानसिकता रख करके एक पढ़े लिखे शिक्षित डॉक्टराइन को मौत के घाट उतार देना, उसके साथ में प्लानिंग करके उसकी हत्या कर देना। और सास ससुर जिसे वो अपने माँ बाप मानती थी, उन्होंने इस कार्य को अंजाम दिया अपने बेटे की मोहमाया में। लेकिन आज सभी जेल के सलाखों के पीछे जा चुके हैं। और खबरें सुनाने का उद्देश्य हमारे किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुँचाना मकसद नहीं है। अब तो आपको जागरूक करना है, आपको सजग करना है कि आप अपने जीवन में जागरूक रहें, सजग रहें और ऐसे सामाजिक और अन्य लोगों की बातों में आकर के अपने घर आई हुई बहू को इस तरीके से ट्रीट ना करें कि वो मानसिक रूप से बीमार हो जाए, मानसिक रूप से प्रताड़ित हो जाए और उससे ऐसे कदम उठाने पड़ जाएं और बाद में आप ही प्लानिंग करके उसकी हत्या कर दो। ये कहीं तक भी जायज़ नहीं है। वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, प्रतिक्रिया दीजिएगा कि ऐसे लोगों पर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।